नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों हमने जो यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सीरीज, तो आज से उस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उनको जो है एक जगह कंपाइल करके आपको उनका एनालिसिस किया जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और डिटेल एनालिसिस के साथ हम उसका अध्ययन करेंगे। और अगर आप आने वाली कोई भी परीक्षा, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 हो, या जूनियर असिस्टेंट की परीक्षाएं हो, या फिर आगामी लेखपाल परीक्षा, वीडियो परीक्षा, सभी के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो देखेंगे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और इनडायरेक्ट भी हम लोग इतना अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे कि वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस सीरीज में सबसे पहले हम हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला चैप्टर यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री में जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम वहाँ पे जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में आपका पाषाण काल आता है। तो जो स्टोनेज होती है, यानी कि पाषाण काल, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए नहीं हैं। आपके आयोग ने वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। यदि आपको पाषाण काल पढ़ना होगा तो हम किसी दिन शॉर्ट वीडियो बना के या फिर 10-15 मिनट का वीडियो बना के आपको पाषाण काल अच्छे से बता देंगे, जो भी वहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ से जो भी पूर्व वर्षों में प्रश्न आए हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो है कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, यानी कि जो आपका हड़प्पा की खुदाई हुई थी वो सर्वप्रथम इनमें से किनके द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपको चार ऑप्शन है। राखलदास बनर्जी हैं, बीके थापर है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, अर्नेस्ट जे.एच. मैके हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। और इसके बाद, इसके अलावा इसे अगर कुछ हम अन्य जुड़े पॉइंट देखें कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है और इस क्वेश्चन का क्या और इससे जुड़े हुए पॉइंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी उसका एक टाइम लाइन था, यानी कि विभिन्न टाइम में कई सारे विद्वानों के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रयास किए गए, तब हमें इस जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इस स्थल के बारे में जानकारी मिली। तो सर्वप्रथम जो, यानी कि कहाँ, जो सर्वप्रथम कैसे हमें पता चला कि इंडस वैली जैसी कोई सभ्यता थी, सिंधु घाटी जैसी कोई सभ्यता इस धरती पे विद्यमान थी। तो सर्वप्रथम हम एक व्यक्ति है जिनका नाम आता है चार्ल्स मैशन। चार्ल्स मैशन की एक इन्होंने अपना एक, इनकी पत्रिका थी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। उसमें इन्होंने 1826 में इस स्थल के बारे में लिखा था, यानी कि थोड़ा बहुत एक बेसिक जो जानकारी होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो बेसिक जानकारी होती है उसको इन्होंने इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाला था कि ऐसी कोई सभ्यता है, या फिर कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो इन्होंने वहाँ पे अपनी यात्रा के दौरान वहाँ पे देखा था, तो उन्होंने उसका थोड़ा सा अपनी इस पत्रिका में उस पर प्रकाश डाला था। उन बिंदुओं पे कोई मतलब बृहद अन्वेषण नहीं किया था उन्होंने, कोई भी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं साझा की थी, न तो उन्होंने उस पर कोई काम ही किया था उस खोज में। बस एक इन्होंने देखा, उनको वहाँ पे कुछ चीज़ें उस मतलब इनको लगी कि हाँ कुछ हो सकता है, तो इन्होंने बस उसी पर अपना साधारण सा अपनी पत्रिका में इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा था। उसके बाद जो होता है कि 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का क्रम चल रहा था। तो उस समय बर्टन बंधु, जिनका नाम जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये इनको बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एक खंडहर से ईंटें उठाई थी और उन ईंटों का यूज़ किया था रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। तो उन ईंटों का इन्होंने यूज़ किया था रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो ये, यानी कि 1826 में आपके चार्ल्स मैसन ने अपनी पत्रिका में बेसिक जानकारी साझा की थी। उसके बाद बर्टन बंधु ने क्या किया था कि इनको एक टीला मिला था, उस टीले से इन्होंने जो है कुछ ईंटें उठा करके रेलवे लाइन को बिछाई थी। तो इन्होंने भी कोई जानकारी का प्रयास नहीं किया कि कैसे यहाँ पे ईंटें आई, क्या हुआ, क्या इन ये ईंटें किन चीज़ों के अवशेष हैं। तो उन चीज़ों के बारे में इन्होंने कोई जानकारी ना तो प्रयास किया कि कोई जानकारी इससे जुटाई जाए, बल्कि इन्होंने एक, हो सकता है कि संभवतः एक पुरातात्विक स्थल को नष्ट कर दिया वहाँ से, जहाँ से हमें कुछ जानकारी मिल सकती थी उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया। पहला जो प्रयास किया इस दिशा में तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अलेक्जेंडर साहब ने
1853 और 56 के बीच में सर्वप्रथम हड़प्पा क्षेत्र पर शोध का प्रयास किया। हड़प्पा पर सर्वप्रथम शोध का प्रयास किसने किया? तो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद भी फिर इस स्थल पे खोज के प्रयास जो है चालू हो गए, कई सारे प्रयास हुए। तो मतलब रिसर्च होना शुरू हो गया कि यहाँ कोई सभ्यता थी, क्या थी, कैसे थी, इसका जो है एक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन चालू हो गया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद हमें एक नाम याद रखना है, जॉन मार्शल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जॉन मार्शल का। इन्होंने जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में 2 भारतीयों की सहायता से खुदाई प्रारंभ की थी। जॉन मार्शल ने 2 भारतीयों की सहायता से खुदाई प्रारंभ की थी। एक का नाम आप लोग इन दोनों लोगों के नाम से परिचित होंगे, नहीं होंगे तो हो जाइए। एक लोगों का नाम है दयाराम साहनी, और दूसरे का नाम है राखलदास बनर्जी। इन दोनों लोगों की सहायता से जॉन मार्शल ने अन्वेषण का कार्य शुरू किया। कहाँ पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो दयाराम साहनी जिस स्थल की खोज किए उसका नाम था हड़प्पा, और आपके राखलदास बनर्जी ने जिस स्थल की खोज की यानी कि जहाँ पे शोध कार्य किया उसका नाम था मोहनजोदड़ो। उसका नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। तो फिर से देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। तो सबसे पहले हमने देखा कि चार्ल्स मैसन थे जिन्होंने 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी अपनी पत्रिका में दी थी। उस पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज करके था। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 1856 में बर्टन बंधुओं ने रेलवे लाइन को बिछाने के क्रम में वहाँ से एक खंडहर उनको दिखा, वहाँ से उन्होंने कुछ ईंटें निकाली। हालांकि तब तक कोई भी इस स्थल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, ना तो कोई अध्ययन हुआ था। तो पहला जो सफल अध्ययन का प्रयास किया गया वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1853 से 56 के बीच में किया गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन मार्शल साहब ने दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के माध्यम से हड़प्पा स्थलों की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खोज के लिए जाना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली? इसकी मूर्ति, पुजारी राजाओं की मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिली? ऑप्शन नंबर 1 है लोथल, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है फोर्ट दीजी, और चौथा आपका ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। तो जो आपकी पुजारी राजा की मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी? वो आपकी मिली थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो अब आया हुआ है तो मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो आपका पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से कुछ जो महत्वपूर्ण हमें अवशेष मिले हैं वस्तुओं के, उनको याद करके रखना है। कि अभी आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन में यूपी ट्रिपल एससी ने लगातार यहाँ से जो है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो अभी तो हमने एक पॉइंट देख ही लिया मोहनजोदड़ो के बारे में। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा हमने कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आपके किसने की थी बताइए? राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा हाँ, कब की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1922 में। कब की थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में, ये मोहनजोदड़ो नामक स्थल कहाँ है पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान में। वहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है लरकाना। क्या नाम है? लरकाना। पाकिस्तान में लरकाना नामक स्थान पर आपका मोहनजोदड़ो है। और पॉइंट, मोहनजोदड़ो से हम कुछ देखते हैं पुरातात्विक अवशेष जो कि पेपर में लगातार पूछे गए हैं। उनमें से एक है कांस्य की, यानी कि कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी की मूर्ति है। आपसे पूछा जा सकता है कि कांस्य की बनी हुई जो नर्तकी की मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो आपको क्या टिक करना है? मोहनजोदड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पशुपति की मूर्ति है। पशुपति की मूर्ति है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पशुपति की मूर्ति, इनको हम 3 मुख वाला देवता भी कहते हैं। 3 मुख वाला देवता, यानी कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है या पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आपको क्या बताना है? मोहनजोदड़ो। क्या बताना है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको, एक श्रृंगी पशु की मूर्ति। एक श्रृंगी पशु की मूर्ति। एक श्रृंगी पशु की मूर्ति, इसका अवशेष कहाँ मिला है? तो इसका भी अवशेष आपको मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। चलिए, तो मोहनजोदड़ो से हाँ एक पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला।
इतने पॉइंट आप मोहनजोदड़ो से रिलेटेड अवश्य याद रखिएगा। बाकी आगे के प्रश्न में अगर कुछ नई चीज़ें मिलती हैं तो हम आपको बताएंगे। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने क्या देखा, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों के टीला, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के लरकाना नामक स्थान पर है। यहाँ से एक कांस्य की मूर्ति, जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति है, पशुपति की मूर्ति और एक श्रृंगी पशु की मूर्ति, ये प्रमुख अवशेष है जो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो पूछे किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी कि आपको बताना है कि बनावली ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरियाणा। क्या होगा, हरियाणा। तो बनावली आपका कहाँ है, बनावली आपका हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में है। अब यहाँ पे आपको हम कुछ और महत्वपूर्ण स्थल बताते हैं कि वो कहाँ पे हैं और आपको उनको याद रखना है, ठीक है। और अभी हम पीछे देखें, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है, वो तो याद ही रखना है। उसके अलावा भी हम देखते हैं कई सारे स्थल कि वो कहाँ पे हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले 4 स्थल को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 स्थल आपका सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा है, ठीक है। कि उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिम में। ये 4 तो आपको याद होने चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, एक मैप बना लेते हैं इंडिया का, छोटा सा बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बनेगा या बुरा आप लोग बताइएगा कमेंट में। बनाते हैं जैसा भी बनता है, ठीक है। ये बन गया इंडिया का मैप। तो यहाँ पे एक स्थल है आपका सबसे उत्तरी स्थल, यह है आपका कश्मीर में। कहाँ पे है आपका, कश्मीर में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मांडा। क्या नाम है, मांडा। और ये कहाँ पे है, ये चिनाब नदी के किनारे है। ये कहाँ पे है, चिनाब नदी के किनारे है। अगला आपका स्थल महत्वपूर्ण है, यानी कि ये जाना जाता है सबसे पूर्वी स्थल के रूप में। इसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है इसका, आलमगीरपुर। है कहाँ पे ये आलमगीरपुर, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के। देखिए जब भी आप लोग स्थल को याद करिएगा कि वो किस राज्य में है, तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखना है कि वो किस राज्य में वो स्थल है और किस नदी के किनारे है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। अब आपको बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे अभी तक जो प्राप्त सबसे दक्षिणतम शहर है, यानी कि सबसे दक्षिणी शहर, वो आपका है दैमाबाद। यह है आपका दैमाबाद। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। इसीलिए मैप पे दिखा रहे हैं कि एक मैप आपके दिमाग में बन जाएगा, तो ये जो स्थल के नाम हैं राज्यों को, उनमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब पेपर में बैठेंगे तो ये मैप आपके दिमाग में आएगा। अच्छा, सबसे ऊपर कश्मीर, सबसे नीचे दैमाबाद, इधर पूर्व में आलमगीरपुर, ठीक है। और यहाँ पे है आपका एक स्थल, इसका नाम है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर। ये आपका है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में, यानी कि आपके बलूचिस्तान, ये आपका जो आपका पाकिस्तान है, उसी में, उसी का एक भाग है जो कि बलूचिस्तान बोला जाता है। तो वहाँ पे है आपका सूतकांगेडोर। ये सबसे पश्चिमी स्थल है। क्या है, ये सबसे पश्चिमी स्थल है और किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे है ये आपका स्थल। तो ये हो गए आपके सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और सबसे पूर्वी स्थल, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और भी स्थल को हम देखेंगे आने वाले प्रश्नों में। तो यहाँ पे हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने देखा कि बनावली कहाँ है, बनावली आपका कहाँ पे है, हिसार और हरियाणा में है। यानी कि सॉरी, हिसार, जो कि हरियाणा में एक जगह, एक स्थान का नाम है हिसार, वहाँ पे ये स्थित है। और अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने नहीं देखा था कि बनावली किस नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखिए, सरस्वती नदी इसके किनारे माना जाता है कि ये जो बनावली स्थान था आपका, वो सरस्वती नदी के किनारे। और कहाँ है, किस स्टेट में है, तो हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ, तो हिसार नामक स्थान पे है। अच्छा, एक चीज़ और देख, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है। पुराने वीडियो में हमने आपको वहाँ पे, जब मोहनजोदड़ो याद करिए हम आपको पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे क्या बताए थे आपको,
ये देखिए, 3 आपको इंपॉर्टेंट बताए थे कि कांस्य मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और एक श्रृंगी पशु, तीनों याद रख लीजिए। तीनों कहाँ हैं? कि मोहनजोदड़ो में है। तो चलिए बताइए आप लोग, हो गया ना आपका? देखिए पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिलेटेड है। तो ऐसे ही अगर आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो उससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आपको आगे देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? प्रश्न समझ में आया? चलिए समझाते हैं। कह रहा है कि प्रश्न को तोड़ के पढ़िए। क्या कह रहा है कि हाकरा मृदभांड के भंडार, ये जो हाकरा मृदभांड के भंडार हैं, हाकरा, ये मृदभांड, ये क्या है? हाकरा मृदभांड क्या है? मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, हाकरा मतलब एक विशिष्ट टाइम पीरियड, विशिष्ट कल्चर को ये प्रदर्शित करते हैं। उस समय के मृदभांडों को क्या बोला जाता है? हाकरा मृदभांड। एक विशिष्ट समय से संबंधित ये मृदभांड है जिनका नामकरण किया गया है, क्या? हाकरा मृदभांड। अब ये कह रहा है कि ये मृदभांड क्या है? ये विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता का जब विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास से पहले से, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के पहले इन मृदभांडों का प्रयोग होता था। यानी कि जो ये अवशेष मिले हैं मृदभांडों के, इनकी विशेषता क्या है? कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन सा स्थल है, यानी कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसमें इन हाकरा मृदभांडों के अवशेष मिले हैं? आपको यही बताना है। फिर से क्या बताना है कि किस स्थल में, कौन सा स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और उस स्थल में क्या मिला? हाकरा मृदभांड मिले। हाकरा मृदभांड की क्या विशेषता है? कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के मृदभांड है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है? तो इसके अवशेष हमें मिले हैं, कहाँ से मिले हैं हमें इसके अवशेष? तो बताइए आप लोग। इसके अवशेष मिले हैं आपके कालीबंगन के। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कालीबंगन से जुड़े हुए पॉइंट। कालीबंगन से सबसे पहले तो हमें दो चीज़ याद रखनी है, जो किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है वहाँ से दो चीज़ तो आपको याद ही रखनी है। क्या? कि वो किस नदी के किनारे है और वो किस राज्य में है। तो कालीबंगन आपका घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे है। और किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। दो पॉइंट हो गए। और महत्वपूर्ण पॉइंट, तो कालीबंगन से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक तो आपका यही हो गया हाकरा मृदभांड, और इम्पॉर्टेंट जो कि पूछता है उनमें है आपके जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, अग्निकुंड, 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 चूड़ियाँ और अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इस किससे? कालीबंगन से। तो कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पे प्रमुख साक्ष्य क्या हमें मिले हुए हैं? तो जुते हुए खेत, अग्निकुंड, चूड़ियाँ, अलंकृत ईंटें। ठीक है, और हाकरा मृतभांड। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको देखना कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेंगे इन चारों में से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, अगर आपको ये जो आपका पूरा हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि हम चैप्टर वाइज अच्छे से डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी और अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके दृष्टिकोण में अच्छे से एक एक चैप्टर करना यदि आप चाहते हैं, तो आप चैनल को सपोर्ट करिए और कमेंट में बताइए। यदि आपका सपोर्ट रहेगा और आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एकदम इसी यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री में आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। हर चैप्टर के छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, और उन वीडियो एकदम, होता नहीं कि एकदम जो आपका मक्खन के जैसा, कि हर चैप्टर का जो मेन चीज़ है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ से नहीं पढ़ना है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको अच्छे से ट्रिक्स से आपके दिमाग में बैठाया जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यदि आपको ऐसे वीडियोस चाहिए एक एक चैप्टर के, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। तो देखते हैं, अभी तो हम इस सीरीज़ को तो कंप्लीट करेंगे उसके बाद, और अगर आपका सपोर्ट रहा, आपको चाहिए वीडियोस, तो हम इसके साथ में उसको भी शुरू कर देंगे। तो अभी हम चलते पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, अभी हमने देखा कि आपका जो हड़प्पा है वो 1921 में खोजा गया, मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया। चलिए आप बता दीजिए इसे, तुरंत सोचिए दिमाग में कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? याद आया?
चलिए, जिनको याद आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं याद आया थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाइए। अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने कब की थी, तो हड़प्पा की खोज 1921 में और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पूछ रहा है कि भारत में खोजा गया पहला स्थल आज़ादी के बाद, किसके बाद, आज़ादी के बाद। भारत आज़ाद कब हुआ, सबको पता होगा, चलिए बताइए। तो सबको पता होगा, जिनको नहीं पता कि भारत कब आज़ाद हुआ तो आप लोग पढ़ाई मत करिए आज से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हाँ, हड़प्पा स्थल कौन सा था जो कि स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया। चार ऑप्शन है, कालीबंगा, लोथल, देसलपुर और रोपड़। तो बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका रोपड़। इनमें से जो आपका रोपड़ है, तो इनमें से जो रोपड़ है वो आपका आज़ादी के बाद खोजा गया था। तो रोपड़ के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो आपका रोपड़ है, ये आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया था। कब खोजा गया था, तो देखिए 1950 में सर्वप्रथम रोपड़ पे जो उत्खनन का कार्य किया था वो थे आपके सर बीबी लाल। किसने किया था, सर बीबी लाल ने। उसके बाद 1953 से 55 के बीच में इस स्थल पर खुदाई और अध्ययन का कार्य किया था यज्ञ दत्त शर्मा ने। किसने किया था, यज्ञ दत्त शर्मा ने। तो 1950 में किसने किया था, बीबी लाल ने, और यज्ञ दत्त शर्मा ने 1953 से 55 के बीच में उत्खनन किया और अध्ययन किया। और इसके बारे में क्या याद रखना है, कहाँ है, तो ये स्थान आपका है पंजाब में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। ये दो पॉइंट आप लोग याद रखते चलिए कि किस नदी के किनारे है, किस स्टेट में है। ठीक है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एक याद रखिए, एक फैक्ट है कि यहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी का। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है रोपड़ में। तो रोपड़ में क्या आपको याद रखना है कि रोपड़ की खोज स्वतंत्र भारत में हुई थी, और 1950 में बीबी लाल ने, और 1953 से 55 के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पे शोध और अध्ययन का कार्य किया था। यह स्थल पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है, और यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिला है वो तांबे की कुल्हाड़ी, जो कि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। मिले तो बहुत सारे हैं जो हमारे लिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, हम उन्हें ही देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, पुरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है और पेपर देने गए हैं, ये क्वेश्चन आ गया तो आप में से हमें लगता है 80% लोग तो सही करेंगे जो अच्छे से प्रश्न को पढ़ लेंगे कि किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। तो देखिए, पाषाण युग की क्या विशेषता थी, पाषाण काल की विशेषता थी कि उस टाइम मानव जो था वो किसका उपयोग करता था, पत्थर का। किसका उपयोग करता था, पत्थर का। उसके बाद अब जिस काल में लोहे का प्रयोग किया गया उसे क्या कहा गया, लौह काल। और जिस काल में तांबे का प्रयोग किया गया उसको क्या बोलेंगे हम, ताम्र पाषाण युग। उसको क्या बोले जाते हैं, ताम्र पाषाण युग। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं ताम्र पाषाण युग के बारे में। तो जो आपका ताम्र पाषाण युग था, ये जो है नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है। नव पाषाण युग के बाद आता है आपका ताम्र पाषाण युग, और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और बेसिकली इसको जो आपका कांस्य युग था, कांस्य युग जिसमें कांस्य का प्रयोग शुरू हुआ, कांस्य युग का ही एक पार्ट माना जाता है कि जो कांस्य युग था उसी के अंतर्गत, जैसे आपका पाषाण युग था, पाषाण युग को हम तीन भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो उसी प्रकार से कांस्य युग को आपको एक उसी का एक भाग है ताम्र पाषाण युग, जिसका टाइम पीरियड 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच है। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इससे रिलेटेड पॉइंट। बाकी आप लोगों को जो आपका पाषाण काल है उससे इंपॉर्टेंट जो है एक वीडियो हम बना देंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शन एक है लोथल, दूसरा है महास्थाना, तीसरा है नागपट्टनम, चौथा है सिकंदरिया। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। हड़प्पा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह था जो कि शोध और अध्ययन के बाद ज्ञात हुआ। वहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले कि लोथल एक बंदरगाह था। लोथल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो जो आपका लोथल है,
लोथल किस स्टेट में, इससे दो चीज़ यहाँ सबसे पहले हमें क्या देखना है, किस राज्य में है, और दूसरा चीज़ देखना है कि किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है। तो लोथल किस राज्य में है, लोथल है गुजरात में। और नदी कौन सी नदी है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है, भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल है। और लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने 1957 में। इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है लोथल से। और कुछ देख लेते हैं कि यहाँ से किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है जो क्वेश्चन है, बंदरगाह, यहाँ से एक बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। बेसिकली यही हर जगह आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कुछ और चीज़ें, तो चावल का, अग्निकुंड का, अग्निकुंड का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के एक और स्थल से मिला है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में उसका डिस्कशन किया था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सा स्थल है। और अग्निकुंड के बाद यहाँ पे हाथी दांत का एक पैमाना मिला है, हाथी दांत का पैमाना, इसका साक्ष्य मिला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से शवाधान मिला है, यानी कि 100 को दफनाने का एक स्थल मिला है। वहाँ पे 3 लोगों का साथ में 100 दफनाया गया है, तो उसका साक्ष्य मिला है। तो लोथल से हमें इन चीज़ों को याद रखना है साक्ष्य के रूप में। यहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, चावल का मिला है, अग्निकुंड का, हाथीदांत का, और ये 3 लोगों के 100 का। और लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। कहाँ पे है लोथल, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। तो लोथल से जुड़े हुए इतने पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो हमें डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा है, वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाई गई थी हड़प्पा टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले तो आप लोग हमें ये बताइए कि जो आपकी डांसिंग गर्ल की ये प्रतिमा है, ये किस स्थल से प्राप्त हुई है। भाई प्रीवियस किसी क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था, तो इसको आप बताइए कमेंट में सब लोग। और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो ये इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था उसका नाम था कि मोमलोपी ढलाई विधि। मोमलोपी ढलाई विधि का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि मोमलोपी ढलाई टेक्नोलॉजी क्या थी। तो ये एक टेक्नोलॉजी थी जिसमें जो है मोम का साँचा तैयार किया जाता था, फिर उसमें पिघली हुई धातु को डाल दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि एक मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड अच्छी आकर्षक हमारी मूर्तियाँ जो हैं बनकर निकलती थी। तो बस अभी इतना ही जानिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि छठवीं पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। हिंदी, अल हिंदी, हिंदवी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हिंदवी। इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंदवी। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए आपका जो ये इंडिया है, मैप पे मत जाइएगा, जैसे बन रहा है लोग समझिए। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ बन गया। चलिए देखिए, आपका जो भारत है, यहाँ से आपकी एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। तो जो आपके तुर्की लोग थे, वो इस सिंधु नदी के पूर्व में, सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को उन्होंने एक फारसी में एक शब्द दिया, जिसको बोला जाता था हिंदू। क्या बोला जाता था, हिंदू। यानी कि जो तुर्की लोग थे, उन्होंने सिंधु घाटी के पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या बोला, हिंदू बोला। और इन लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को उन्होंने क्या बोला, हिंदवी बोला। इनके द्वारा, हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को क्या बोला, हिंदवी बोला। और इस सिंधु नदी घाटी के सिंधु नदी के जो पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या बोला उन्होंने, हिंदू बोला। और जो इनकी भूमि थी, यानी कि ये जो लैंड था, इसको क्या बोला, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि जो तुर्की लोग थे, उन्होंने एक फारसी वर्ड दिया किनके लिए, जो कि सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, उसको बोला उन्होंने, लोगों को क्या बोला, हिंदू। उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हिंदवी, और उस लैंड को क्या बोला, हिंदुस्तान बोला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है। बाघ, गेंडा, हाथी, या फिर गाय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका गाय। गाय को सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमें टेराकोटा कला या फिर जो मुहरें मिली हैं, वहाँ पे गाय का
सिंबल किसी में नहीं बना हुआ है। तो किन किन जानवरों का है, तो वो हम देख लेते हैं। बैल का है, गैंडा, हाथी आदि जो जानवर हैं इनका जो है चित्रांकन मोहरों या फिर टेराकोटा पे हुआ है। और किसका नहीं हुआ है, तो गाय का नहीं हुआ है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि गाय का नहीं हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अक्सर हर जगह पूछता है कि जो भी आपके हड़प्पा काल में जितने भी नगर थे, वहाँ की जो नगर नियोजन पद्धति थी, वहाँ के सारे जो शहर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक को बोला जाता था पूर्वी नगर, बोला गया है। उस समय क्या बोला जाता था हमें नहीं पता। अध्ययन की सुविधा के लिए जो विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने जो नाम दिया है वो पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर को निचला नगर भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो पश्चिमी नगर होता था तुलनात्मक रूप में उसे नीचे होता था, और ये एक ऊपरी भाग होता था, यानी कि उठा हुआ टीला नुमा जो हिस्सा होता था शहर का, वो पश्चिम में होता था, उठा हुआ, जहाँ पे नगर दुर्ग हमें देखने को मिले हैं, या फिर इसको ऊपरी नगर भी बोला जाता है। लेकिन इन्हीं शहरों में से एक शहर था जिसका नाम है धौलावीरा। और हमारा जो धौलावीरा है ये 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा से जुड़ी कुछ और बात आपको याद रखनी है कि धौलावीरा से लकड़ियों का एक नाली तंत्र मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित था। तो यानी कि जब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे कि व्यवस्थित और लकड़ियों का बना हुआ, लकड़ियों के उपयोग से बना हुआ व्यवस्थित नाली तंत्र कहाँ पे है? इसका अवशेष कहाँ पे मिला है? तो धौलावीरा। कहाँ से मिला है? धौलावीरा। तो धौलावीरा से 2 बिंदु हमने देखे कि इसका जो विभाजन है वो अन्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के जैसे नहीं था, क्योंकि वो सारे 2 भाग में विभाजित थे और धौलावीरा 3 भाग में विभाजित था। दूसरा बिंदु हमने देखा कि यहाँ पे एक व्यवस्थित नाली का तंत्र था। कुछ और बिंदु देख लेते हैं। तो चलिए बताइए कि धौलावीरा कहाँ है, किस राज्य में है? तो आप याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है धौलावीरा। और इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की यह पहला स्थल है, पहली साइट है जिसे 2021 में, कब? 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत स्थल की, यूनेस्को का जो ये विश्व विरासत स्थल की सूची होती है उसमें जो है 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला स्थल है जिसे कि इस लिस्ट में शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। और यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखिए कि यहाँ पे एक 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है हड़प्पा लिपि में। जो हड़प्पाई लिपि थी उसमें लिखा हुआ 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। इतना इम्पोर्टेंट हालांकि ये नहीं है। आप 2 चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। एक तो आपका ये 3 भागों में इसका विभाजन था। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो ये नाली वाला मत भूलिएगा। और ये की पहली साइट है जिसे कि इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसको कि 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, लोथल और पाटलिपुत्र। तो बेहद ही सरल प्रश्न है, तो इसका क्या आंसर होगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ पे? मौर्य। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे आपका मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य, तो वहाँ पे हम देखेंगे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, किसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, वहाँ पे इसका हम इतिहास देखेंगे। बट अभी याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाटलिपुत्र नहीं था। ठीक है, बाकी आपका कालीबंगा, रोपड़, लोथल और अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल जो कि हमने देखे, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? हमने आपको पहले या दूसरे प्रश्न में बताया था मोहनजोदड़ो का अर्थ। बताइए आप लोग इसका क्या राइट आंसर होगा, कमेंट करिएगा। चलिए बता देते हैं क्या है इसका राइट आंसर। माउंट ऑफ डेड। क्या है? माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला, इसको हिंदी में बोलेंगे मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, मृतकों का पहाड़, माउंट ऑफ डेड, इसी को बोलते हैं। सबका मतलब एक ही है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया
सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु के लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। ठीक है, तो देखिए इसके अभी हमें कोई अवशेष नहीं मिला है कि वो इन जंतुओं को पालते थे। इनमें से कुछ जंतुओं के अवशेष अवश्य मिले हैं, किंतु यह निष्कर्ष नहीं निकला है या फिर इस बात का जो है प्रूव नहीं हुआ है कि ये जानवरों को पालते थे। पश्चिम बंगाल तो ये आपका होगा ही नहीं कि पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं मिले हैं। बेसिकली जो सिंधु घाटी सभ्यता के आपके स्थल मिले हैं वो आपके भारत के उत्तर, भारत के पश्चिम वाले पार्ट में यहीं पे हैं, इसके अधिकांश स्थल हैं। ठीक है, और अगला है कि इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, नहीं, ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, बड़े बड़े अन्नागारों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, हाँ ये चीज़, ये इसका राइट आंसर है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने कपास का उत्पादन सबसे पहले शुरू किया। किसका उत्पादन? कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है आपका दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है SR राव और चौथा ऑप्शन है आपका RS बिस्ट। तो चलिए इसका राइट आंसर आप सभी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? SR राव। लोथल की खोज किसने की? तो SR राव, जिनको कि हम, इनका ये पूरा नाम नहीं है, इनको हम कहते हैं, इनका पूरा नाम है आपका रंगनाथ राव। क्या है इनको? रंगनाथ राव। तो लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव। शायद इसका डिस्कशन हम किए होंगे जब अभी ये लोथल के बारे में बता रहे थे, नहीं बता रहे थे तो आप लोग लिख लीजिए रंगनाथ राव। यहाँ पे इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा है SR राव। तो इन्होंने इसकी खोज, लोथल की खोज की थी। कब की थी ये लोग आप कमेंट करिएगा कि इन्होंने लोथल की खोज कब की थी। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लीजिए आप लोग। 1957 के आसपास में इन्होंने, रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। हर स्थल की खोज का सन आपको नहीं याद रखना है, किसने की थी इसको तो याद रखना है, लेकिन सन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो रंगनाथ राव ने की थी। बाकी लोथल के बारे में हमने डिस्कशन किया है पिछले प्रश्नों में। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा है चनहूदड़ो, तीसरा है सुतकांगेंडोर, चौथा है सुरकोटदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सुरकोटदा। तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। सुरकोटदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सुरकोटदा आपका है कहाँ? सबसे पहले ये बताइए। तो गुजरात में जो कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे है। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ पे प्रमुख जो साक्ष्य मिले हैं किन चीज़ों के? घोड़े की हड्डियों के, घोड़े की हड्डियों के या फिर अस्थियों के, और तराजू। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। कहाँ के बारे में? सुरकोटदा के बारे में। सुरकोटदा की खोज किसने की अगर ये पूछता है तो सुरकोटदा की खोज आपकी JP जोशी ने। यहाँ की खुदाई यानी कि उत्खनन का कार्य किसने किया? तो JP जोशी ने, JP जोशी ने। ये आपका स्थल कहाँ है? गुजरात में है, कच्छ वाले एरिया में। नदी सरस्वती नदी के किनारे। अवशेष किन चीज़ों के मिले हैं? घोड़े की अस्थियों के और तराजू के। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर से आए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक पूछे हैं। हमने प्रयास किया है कि अभी तक के पूछे हुए जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हुई हैं पिछले कुछ सालों में, उनके सभी प्रश्नों को यहाँ पे संकलित करने का प्रयास किया है। बाकी यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहाँ से पूछे हैं। इस वीडियो को आप देखिए, इससे आपको एक दिशा मिलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किन आयामों तक आयोग ने प्रश्न पूछा है। और अगर इसका आप एनालिसिस देखते हैं तो बहुत ही आपको सहायता मिलेगी। बाकी यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए तथा कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।